हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल सिंप्लीफाइड एजुकेशन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम्स और आपके स्कूल एग्जामिनेशन में क्या फ़र्क था एंड वेरी इंपॉर्टेंटली ऐसी कौन सी गलतियां जो आपको नहीं करनी चाहिए एज अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, जिससे आपका जो रिजल्ट है वो सेटिस्फैक्टरी आना चाहिए पर आएगा नहीं। तो ये गलतियां कुछ मेरी हैं, कुछ मेरे फ्रेंड्स की हैं, बट एज अ सीनियर मुझे आपको ये गलतियों के बारे में बताना चाहिए ताकि आपकी गलतियां अपने एग्जाम्स में ना करके आए। एंड सेकेंडली, जैसे आपको पता है कि डीयू इज क्लोज ड्यू टू द पोल्यूशन, तो डीयू ने ब्रेक ली है पोल्यूशन की वजह से। तो ये ब्रेक को आप प्लीज अच्छे से यूटिलाइज करना, रिविजन्स करना, एग्जाम की प्रेपरेशन करना, प्रैक्टिकल्स की प्रेपरेशन करना एंड वेरी इंपॉर्टेंटली अपने बैकलॉग्स को पूरा कर लेना। तो आज की इस वीडियो में हम जानते हैं कुछ गलतियों के बारे में एंड आखिरी में आपको कुछ गोल्डन टिप्स दूंगी जिससे आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। पहला मिस्टेक होता है डोंट बी लेट। देखो, जब हमारा एग्जाम होता है तो हमारा एग्जाम भले ही हमारे कॉलेज में ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी जब हम कॉलेज में एंटर करते हैं हमारे एग्जाम डे पे, तो हमें सबसे पहले जो चीज़ देखनी होती है वो होता है हमारा सीटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट से हमें पता लगता है कि हमारा रूम कौन सा है, हमारा सीट कहाँ पे है। ठीक है, ये सब हमें पता लगता है। तो ये देखने के लिए आपको कम से कम हाफ एन आवर पहले आना चाहिए। अगर आपका एग्जाम 9:30 पे है, सो मेक श्योर आप अपने कॉलेज 9 बजे तक पहुंच जाओ। ठीक है, क्योंकि 15-20 मिनट आपको सीटिंग प्लान देखने में लग जाएंगे, 10-15 मिनट आप मान के चलो। उसके बाद आप अपने जब रूम में जाके बैठोगे तो आपको वहां 10 मिनट कंफर्टेबल होने में लग जाएंगे, अपनी स्टेशनरी निकालने में लग जाएंगे। ठीक है, एंड उसके बाद आप आराम से अपने एग्जाम शुरू कर सकते हो। अगर आप एग्जाम हॉल में लेट जाओगे, 9:30 एग्जाम है, आप 9:25 पे कॉलेज आ रहे हो, उसके बाद आपने सीटिंग अरेंजमेंट देखा, ठीक है, एंड आप क्लास में आपने बहुत ही 5-10 मिनट लेट आपने एंट्री करी, आपको एग्जाम पेपर मिला, हड़बड़ाहट होगी तो पेपर खराब जाएगा। ठीक है, अगर कोई इमरजेंसी कंडीशन है तो ठीक है, लेकिन मेक श्योर करो कि आप अपने घर से जितना टाइम पहले निकलते हो उससे थोड़ा 10-15 मिनट पहले और निकलो, ताकि आप अपने एग्जाम हॉल में 15 मिनट पहले पहुंच जाओ और वहां पे आप अपने आप को मेडिटेट करके अपने माइंड को रिलैक्स कर सको, ताकि आप नर्वस ना हो, आपको एंजाइटी ना हो। ठीक है, सो डोंट बी लेट जब जब आपका एग्जाम है, वेदर इट्स प्रैक्टिकल, फाइनल प्रैक्टिकल, वेदर इट्स थियरी एग्जामिनेशन, डोंट बी लेट। ठीक है, सेकंड मेरा आता है कि अपनी घड़ी कभी मत भूलो, नेवर फॉरगेट योर वॉच। तो जैसे आपको पता है कि एग्जाम्स में स्मार्ट वॉच तो अलाउड नहीं है, बट यू कैन वेयर नॉर्मल ट्रेडिशनल वॉच जो आपकी होती है, वो आप हमेशा कैरी कर सकते हो। ठीक है, एंड हमेशा उसको कैरी करो ताकि आपको पता लगे कि आप कितना देर एक क्वेश्चन पे लगा रहे हो। ठीक है, मेरे साथ मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मेरा फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट एग्जाम था इंग्लिश का, जो मेरे जनरल इलेक्टिव था, एंड उस दिन मैं अपनी वॉच भूल गई। ठीक है, वहाँ पे एग्जाम पेपर में मुझे 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे, 3 ऑफ 15 मार्क्स ईच एंड 3 ऑफ 10 मार्क्स ईच। ठीक है, एंड मुझे टाइम का पता ही नहीं चला कि अभी सिर्फ 2 घंटे बीत चुके थे एंड अभी भी स्टिल मैं सिर्फ थर्ड क्वेश्चन पर ही थी एंड मेरे पास सिर्फ 1 या 1.5 घंटा था एंड मुझे 3 क्वेश्चन और अटेम्प्ट करने थे। तो उस सिचुएशन में मुझे एंजाइटी हुई। ठीक है, एंड बहुत जल्दबाजी में मैंने अपना पेपर कंप्लीट किया। तो ये गलती मैंने उसके बाद से कभी नहीं करी और मैंने हमेशा अपने एग्जाम में वॉच जरूर कैरी किया है। ठीक है, कहीं कहीं पे होता है कि आपके एग्जाम रूम में वॉच लगी होती है, बट ज्यादातर नहीं होती है। बार बार एग्जामिनर से पूछ भी नहीं सकते सर क्या टाइम हुआ है, क्या टाइम हुआ है। सो इसीलिए आप अपनी वॉच कैरी करो एंड उसको अपने सामने रखो, ताकि आप देख सको कि अच्छा एक क्वेश्चन पे मैं कितना मिनट जो है वो कंज्यूम कर रहा हूँ, कितना मिनट मैं ले रहा हूँ। जहां पर आपको लगे कि टाइम एक्सीड हो रहा है, एक क्वेश्चन में मुझे आधा घंटा देना चाहिए था, 35 मिनट हो चुके हैं, आपके माइंड को सिग्नल जाना चाहिए कि नाउ इट्स द टाइम, आपको अब आंसर पूरा वाइंड अप कर देना चाहिए। अगर इस क्वेश्चन पे या इस आंसर पे अगर आपने और टाइम दिया तो आपके आगे के जितने भी सवाल है ना वो आपके खराब हो जाएंगे, या वो उनकी जो वर्ड लिमिट होगी उसमें आप अच्छा खासा नहीं लिख पाओगे ड्यू टू टाइम लिमिट। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ, सो इफ डायग्राम्स आप बनाते हो तो वहीं पे बनाओ जहां पे स्पेसिफिकली रिटन है टू मेक अ डायग्राम। ठीक है, हम क्या करते हैं, हमने नहीं लिखा, ठीक है, डायग्राम का नहीं लिखा, लेकिन हम फिर भी बना देते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि जो क्वेश्चंस में शायद डायग्राम पूछे हैं वो हम नहीं बना पाते, सेम टाइम मैनेजमेंट की वजह से। तो जहां पे जितना पूछा है, अगर किसी क्वेश्चन में लिखा है सिर्फ डिस्कस या सिर्फ लिखा है ब्रीफ, छोड़ थोड़ा सा लिखना है, 4 मार्क्स का है, 5 मार्क्स का, तो उस हिसाब से उसको इतना ही लिखो। ठीक है, कहीं पे लिखा है राइट अ शॉर्ट नोट, तो शॉर्ट नोट को मतलब समझ जाओ कि हाफ पेज या ज्यादा से ज्यादा पूरा पेज से थोड़ा सा कम, बस इतना, उससे ज्यादा नहीं।
ठीक है। इससे क्या होगा, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लिखने, देखो डीयू में ऐसा नहीं है कि आप पेज भरोगे ना आपके नंबर आ जाएँगे। रेलेवेंट भी लिखना होता है चीज़ों को। आप ऐसा नहीं है कि आपने पेज भरे आपके नंबर आ गए, आपको रेलेवेंट लिखना है। क्यों, कहीं पे क्या होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल 2 क्वेश्चन्स हैं, एक 5 नंबर का, एक 12 नंबर का है। तो 12 नंबर में आपका टाइम ज़्यादा इन्वेस्ट हो रहा चाहिए रादर देन 5 नंबर में। 5 नंबर में अगर आप आधा पेज लिखोगे, 1 पेज भी लिखोगे, तब भी आपको 4.5, 4 इतने मिल जाएँगे, 5 भी मिल जाएँगे। लेकिन अगर 12 नंबर में आपने जितनी वर्ड लिमिट उन्होंने माँगी है, उतनी आपने नहीं दी, तो वो 12 में से फिर 9 या 8 नंबर ही मिलेंगे। तो इसीलिए नुकसान मत करना, एंड मेक श्योर कि वहीं पर डायग्राम बनाओ जहाँ पे रेलेवेंट हो। अगर लास्ट में टाइम बच जाता है, 15-20 मिनट्स एक्स्ट्रा हैं आपके पास, तब आप रफली हर एक क्वेश्चन में डायग्राम बना सकते हो जहाँ पे आपको लगता है कि बनाने चाहिए, ताकि आपका कोई मार्क्स कटने का स्कोप ही ना हो। लेकिन उसके पहले आप अपना पूरा पेपर पहले कंप्लीट कर लेना, उसके बाद देखना क्या करना है। जहाँ पे लिखा है ड्रॉ अ वेल लेबल डायग्राम, वहां तो बनाना ही है, लेकिन जहाँ पे नहीं लिखा वहां पे आप तब बनाना जब आपके पास टाइम बच जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है इनकंसिस्टेंसी ऑफ टाइम, एंड सेकेंडली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ था। मेरा जब एग्जाम था फर्स्ट सेमेस्टर का, सो देयर वाज अ गर्ल दैट इज सिटिंग नेक्स्ट टू मी। तो उसने जो है क्वेश्चन स्टार्ट किया था क्वेश्चन नंबर 1 से, एंड मैंने किया था क्वेश्चन नंबर 2 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 सबको पता होगा, इट इज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। तो उसमें डेफिनेशंस होते हैं, डिफरेंसेस होते हैं, ये सब होते हैं, और उसके बाद क्वेश्चन 2 आपका 12 नंबर या 8 नंबर का क्वेश्चन होता है। तो मैंने क्वेश्चन 2 से स्टार्ट किया था, क्योंकि मैंने कहा था ये जो एक एक नंबर वाले हैं ये मैं एंड में आराम से कर लूंगी। बट जो मेरे साथ मेरी फ्रेंड बैठी थी, उसने जो है वो एक क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू किया था। ठीक है। एंड जब मेरा क्वेश्चन नंबर 2 जो 8-12 नंबर का क्वेश्चन था वो खत्म होने वाला था, तब मैंने देखा कि वो जो मेरी फ्रेंड है, वो डेफिनेशंस लिख रही है, वो भी एक आधे पेज की डेफिनेशंस लिख रही है, नीचे डायग्राम भी बना रही है। एंड आई वाज लाइक कि एक नंबर की डेफिनेशन है ना सिर्फ, तो एक नंबर में आप एक लाइन लिखो, आधा पेज लिखो या पूरा पेज लिखो, मिलने तो आपको एक नंबर ही है। ठीक है। बट आई वाज लाइक सबका तरीका होता है एग्जाम पेपर करने का। लेकिन एंड में क्या हुआ, जब मैं क्वेश्चन नंबर 1 पे आई, ठीक है, और मैंने उस क्वेश्चन को 10-15 मिनट में अटेम्प्ट करके मेरा एग्जाम हो गया, मैंने पेपर सबमिट कर दिया, अभी सिर्फ 2-3 मिनट ही बचे थे। उस टाइम उस मेरी फ्रेंड ने जो है एक लास्ट 12 नंबर का क्वेश्चन शुरू किया था। ठीक है। एंड उसने भी 2-3 लाइनें ही लिखी थी कि टीचर आई और उसका पेपर ले गई। एंड उसके बाद उसने मुझे बोला टाइम बहुत कम था एंड मुझे अच्छे से टाइम नहीं मिला, इसलिए मेरा आखिरी का जो एक 12 या 8 नंबर का क्वेश्चन था ना वो छूट गया। अब ऐसा आपको भी पता है ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसने 1 मार्कर में बहुत ज़्यादा लिख दिया। ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। हम करते हैं, देखो हर कोई ऐसा करता है, मैंने भी अपने बोर्ड्स प्री बोर्ड्स में ऐसी गलतियां कर रखी हैं कि एक नंबर की डेफिनेशन होती है, हमको अगर वो डेफिनेशन आती होती है तो हम बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, अरे ये तो मेरे को आती है डेफिनेशन, हम बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं और हम बहुत सारा लिखना शुरू कर देते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि आगे हमें कितने क्वेश्चंस करने हैं 12-12 नंबर वाले। ठीक है। तो मेक श्योर अगर आप डेफिनेशन लिख रहे हो, डिफरेंसेस लिख रहे हो, टू द पॉइंट। 2 नंबर का डिफरेंस है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 पॉइंट लिख के एक एग्जांपल लिख के ख़त्म करो। ठीक है? पूरा-पूरा पेज के डिफरेंसेस नहीं लिखने हैं हमको। वहाँ पे अगर आपने इतना ज़्यादा लिखा, वहाँ तो एक्स्ट्रा नंबर तो आपको मिलेंगे नहीं। 1 नंबर का तो 1 नंबर ही मिलेगा। लेकिन जहाँ पे आपका 12 नंबर में से 10-11 मिल सकते थे, वहाँ पे आपको 4 या 3 नंबर मिलेंगे। तो ये डिफरेंस होता है। ठीक है। सो मेक श्योर करो कि टू द वर्ड लिमिट लिखो, जितना पूछा है उतना ही लिखो। ठीक है। ज्यादा लिखने के चक्कर में क्या होता है कि हम स्टार्टिंग में बहुत अच्छा सा लिख देते हैं, धीरे धीरे हमारा कंटेंट ही खत्म होना शुरू हो जाता है। स्टार्टिंग में हमने सही लिखा, 15 नंबर का सवाल था, हमने 4-5 पेज लिख दिए। ठीक है, 6-7-8 लिख दिए। लेकिन जैसे हम सेकंड क्वेश्चन पे टाइम कम होने की वजह से वो 4-8 पेज 5 पेज हो गए, उसके बाद 3 पेज हो गए, फिर 2 पेज हो गए, फिर हम लिख ही नहीं पाए। दिस इज द मेन थिंग, टाइम मैनेजमेंट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि हम अपने प्रैक्टिस नहीं करते अपने क्वेश्चंस को। अगर आप किसी लैंग्वेज का पेपर देने जा रहे हो, किसी की अगर जी में इंग्लिश है, हिंदी है, हिंदी अगर किसी ने ली है या कोई भी लैंग्वेज ली है, आई वुड हाईली रिकमेंड कि लैंग्वेज में प्लीज आप प्रैक्टिस करो, क्योंकि लैंग्वेज में पेपर लेंदी आता है एंड लैंग्वेज में टाइम मैनेजमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी अगर आपके इंटरनल्स में नंबर बहुत कम है, या फिर अगर आपको जीरो भी मिला इंटरनल में, तो आपको थियरी एग्जाम में बहुत अच्छे से स्कोर करना पड़ेगा, ताकि आप एक अच्छी सीजीपीए स्कोर कर सकें।
ठीक है। अब मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बता देती हूँ जो आपके एग्जाम में बहुत काम आएंगी, एंड हाउ दीज यूनिवर्सिटी एग्जाम्स आर वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम द स्कूल एग्जाम्स। पहला पॉइंट आता है मार्किंग स्कीम। जो हमारे स्कूल में मार्किंग स्कीम होती है वो बहुत डिफरेंट होती है। स्कूल में अगर हम 70 मार्क्स के पेपर को डिवाइड करते हैं, है ना, जो बोर्ड्स में भी होता है, तो उसमें 3-3 नंबर के सवाल होते हैं, 4-4 नंबर के सवाल होते हैं, फिर 5-5 नंबर के सवाल होते हैं। तो मैक्सिमम 5 नंबर से ज्यादा नहीं दिखता हमें स्कूल में कि 5 नंबर से ऊपर का कोई क्वेश्चन है। यूनिवर्सिटी एग्जाम जैसे नहीं होते। यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में ज्यादा से ज्यादा 15 नंबर का एक सवाल हो सकता है, मैक्सिमम 12 नंबर का हो सकता है, ये तो होता ही है। ठीक है, तो अगर उनको 60 से 70 नंबर का पेपर बनाना होगा तो वो 3-3 नंबर के क्वेश्चन नहीं देंगे, 5-5 नंबर के क्वेश्चन नहीं देंगे। वो 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन देंगे, 15 मार्क्स के दो क्वेश्चन देंगे। तो वो 15-15 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। इसीलिए स्कूल के एग्जाम से यूनिवर्सिटी एग्जाम डिफरेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन हैं वो आपको लिखना बहुत पड़ता है। ठीक है, राइटिंग प्रैक्टिस हमें बहुत चाहिए। हमने 5 नंबर के क्वेश्चन में स्कूल में कितना पेज लिखा होगा? आधा पेज या मुश्किल से एक पेज। जब एक पेज आपने लिखा है और उसी को आपको एक यूनिवर्सिटी में आके 5 से 6 पेज लिखने होते हैं, तब आती है प्रॉब्लम। क्योंकि उतना हमारे पास मटेरियल ही नहीं होता कि हम क्या लिखें 5-6 पेजेस में। इसीलिए प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए चीज़ों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत सारे फैक्ट्स को याद करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मेरे जी में सेकंड सेम में एक पेपर था, दैट इज कल्चर एंड थ्योरी, जहाँ पे एक फेमिनिज्म पे एक एस्से था। ठीक है, जिसको एक पूरा एस्से था, मतलब पूरी नॉवल थी, एंड उसको हमको कॉम्प्रिहेंड करना था एग्जाम में। तो मैंने पूरा फेमिनिज्म के बारे में, फेमिनिज्म मूवमेंट्स, ठीक है, उसके बाद टॉक्सिक फेमिनिज्म, एवरीथिंग आई हैव रिटन इन दैट पेपर एंड इन दैट क्वेश्चन। जो क्वेश्चन, मतलब जब भी आप ऐसा पेपर दे रहे हो जहाँ पे आपको चीज़ें कॉम्प्रिहेंड करनी है, मतलब साइंस में तो क्या होता है, साइंस में थियरीज है, फैक्ट्स हैं, यू हैव टू रिमेंबर एंड यू हैव टू राइट, दैट्स इट। बट कहीं कहीं पे एग्जाम्स होता है, इंग्लिश का एक हो गया, फिलोसफी का हो गया, जहाँ पे आपको जो है चीज़ें लिखनी होती है। ठीक है, अपने अपने थॉट्स लिखने होते हैं। ठीक है, इस टॉपिक के ऊपर आपको अपने थॉट्स लिखने हैं। तो अगर आप उस थॉट्स के अंदर, अगर आप उस पेपर के अंदर अपने थॉट्स के साथ साथ जो रीसेंट ईयर्स में कुछ अगर उससे रिलेटेड कुछ हुआ है, कुछ कोटेशंस अगर आप वो ऐड करोगे, दैट विल एनहांस योर आंसर। ठीक है, तो इंग्लिश के एग्जाम में तो प्लीज ऐसा जरूर करा करो कि कोट्स लिखा करो अपने एग्जाम पेपर में। रीसेंट ईयर्स में अगर उस चीज से रिलेटेड कोई मूवमेंट हुई है तो उस चीज को लिखा करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इससे मार्क्स भी आपके अच्छे आते हैं। और ईवीएस का जो पेपर होता है आपका, जब सेमेस्टर 1 में जो ईवीएस का पेपर होगा, मुझे अच्छे से याद है वहाँ पे कोई क्वेश्चन आया था कि एयर पोल्यूशन को हम कैसे कम कर सकते हैं, यू हैव टू राइट डाउन सम स्ट्रैटेजीज। तो वहाँ पे और मेरी फ्रेंड ने ये स्ट्रैटेजीज लिखी जो इम्प्लीमेंट हो चुकी है, लाइक ऑड इवन, लाइक इलेक्ट्रिक बसेस, लाइक बैन ऑफ क्रैकर्स। ये जितनी भी स्ट्रैटेजीज जो इम्प्लीमेंट हो चुकी है ना, अगर आप वो एग्जाम्स में लिखोगे, दैट विल इन्हांस योर आंसर। ठीक है, सो आंसर्स में अपने फैक्ट्स डालना बिल्कुल भी मत भूलो। ये मैं आपको इंग्लिश और ईवीएस के आंसर्स के लिए थोड़ा बहुत बता रही हूँ, और अगर आपका सेक वैक भी कुछ इससे रिलेटेड है तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है, सेकंड, आपको लगता है कि आपका एग्जामिनर आपका पूरा आंसर पढ़ेगा ए टू जेड, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ऐसा नहीं होता। उनके पास दिन में 30-40 कॉपीज आती है, वो आपका पूरा आंसर नहीं पढ़ते हैं। आंसर में ज़्यादा से ज़्यादा क्या पढ़ा जाता है? इंट्रोडक्शन एंड द कंक्लूजन, दैट्स इट। बॉडी में भी थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं, लेकिन अगर आपका इंट्रो बहुत अच्छा है, आपने कंक्लूड उसको बहुत अच्छे से किया है, तो वो पूरा आंसर डिटेल में नहीं पढ़ने वाले। सो मेक श्योर आप अगर अपना इंट्रो पार्ट लिख रहे हो वो बहुत कैची लिखो, और जो कंक्लूजन लिख रहे हो वो बहुत आपका अच्छा होना चाहिए कि आप हर एक चीज़ों को अच्छे से कंक्लूड करो। एंड अगर आप किसी कोट से, कोटेशन से अगर स्टार्ट करते हो अपने किसी लैंग्वेज का पेपर, तो वो बहुत अच्छी बात है। एंड स्पेशली अगर मैं साइंस एग्जाम्स की बात करूँ, तो अगर आप उसमें फ्लो चार्ट से चीज़ें समझाने की कोशिश करते हो, डायग्राम से चीज़ें समझाने की कोशिश करते हो, या फिर आप माइंड मैप बना के समझाने की कोशिश करते हो, तो उससे भी आपके जो मार्क्स हैं वो ज़्यादा इन्हांस हो सकते हैं, इन्हांस हो जाते हैं, एज कम्पेयर टू अगर आप एक पैराग्राफ में आंसर को लिख रहे हो। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ वन मार्कर, वन मार्कर थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, मैंने भी चीज़ नोटिस करी है। लेंदी क्वेश्चन ज़्यादा इजी होते हैं एज कम्पेयर टू दी वन मार्कर। तो वन मार्कर के लिए आप प्रीवियस ईयर अच्छे से करके जाओ। एंड अगर वन मार्कर नहीं भी आ रहा तो वहाँ पे आपको हड़बड़ाहट करने की ज़रूरत नहीं है। आप जितना आता है वन मार्कर उतना करो, एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने 12 नंबर पे एग्जाम पे 12 नंबर के जो क्वेश्चन है उन पे फोकस करो, क्योंकि अगर वो आंसर आपके खराब चले गए तो फिर वैसे भी आपके नंबर नहीं आ पाएंगे। सो जो आता है पहले आपने उस पर अच्छे से फोकस करना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आंसर लिखने के लिए कंसिस्टेंट रहें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं एंड आपके पास 3 घंटे हैं, तो आपके हिसाब से आपको पर क्वेश्चन देना पड़ेगा हाफ एन आवर या 40 मिनट्स। ठीक है, 20
10-15 मिनट आप वैसे भी निकाल सकते हो, क्योंकि उसमें साइन करना होता है आपको। बहुत सारी शीट्स आती है, उस पे वो साइन कराते हैं। उसके बाद जो आपको फ्रंट पेज है उसको आपको फिल करना होता है अपने डिटेल्स के साथ। तो अगर 10-15 मिनट निकालो तो आपको उसी टाइम पे स्ट्रैटेजी बन जानी चाहिए कि अच्छा, ठीक है, मेरे पास फॉर एग्जांपल 3 घंटे हैं, मेरे पास 5 क्वेश्चंस हैं, मैं हर एक क्वेश्चन को हाफ एन आवर दूंगा, एंड लास्ट के हाफ एन आवर में आई विल रिवाइज ऑल द थिंग्स, एंड जहां मुझे लगेगा कुछ मिसिंग है मैं उसको लिखूंगा। तो ये स्ट्रैटेजी आपकी एग्जाम को देखते टाइम ही जो है बन जानी चाहिए, एग्जाम क्वेश्चन पेपर को देखते ही। एग्जाम में क्या होता है, 5 क्वेश्चन आते हैं, 3 अटेम्प्ट करने होते हैं। तो वहां पर भी जैसे आपके पास क्वेश्चन है, आपको ये पता लग जाना चाहिए मैं ये अटेम्प्ट कर रहा हूँ, मैं ये अटेम्प्ट कर रहा हूँ, मैं ये अटेम्प्ट कर रहा हूँ, बस मैं 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसी पे फोकस रहना। ये नहीं कि आप एंड मोमेंट पे चेंज करो, नहीं यार ये नहीं ये लिख लेता हूँ, या वो नहीं ये लिख लेता हूँ। ठीक है, स्टार्टिंग से अपने माइंड में ध्यान रखो कि आपने कौन कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, उसको पेंसिल से हल्का सा सर्कल कर दो। वैसे तो पेंसिल या पेन चलाना अलाउड नहीं होता, हल्का सा लाइट सा सर्कल कर सकते हो। एंड उसके बाद अपना पेपर स्टार्ट कर दो, उसके बाद इधर उधर नहीं देखना, एंड पूरा ध्यान आपका पेपर की तरफ होना चाहिए। पेपर कंप्लीट होते ही उसको अच्छे से रिवाइज करो, एंड पेपर दे के अपना जो है नेक्स्ट एग्जाम की प्रिपरेशन करो। और एक आधा पेपर अगर अच्छा नहीं भी जाता तो बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है। ठीक है, नेक्स्ट पेपर पे फोकस करना है। तो ये रही कुछ गोल्डन ट्रिक्स एंड टिप्स जो मैं आपको देना चाह रही थी। बहुत इजी की ट्रिक्स है, लेकिन शायद इसमें से कोई एक छोटी सी गलती किसी का एग्जाम रूइन कर सकती है। ठीक है, तो घड़ी लेके तो प्लीज चले जाना, घड़ी मत भूलना अपने घर में। ठीक है, स्मार्ट वॉच नहीं, नॉर्मल वॉच, स्मार्ट वॉच ले लेंगे, नॉर्मल वॉच ले सकते हो। ठीक है, एंड दूसरी चीज, प्रैक्टिस कर लो लिखने की, आंसर्स को लिखने की प्रैक्टिस कर लो। अगर बायोकेमिस्ट्री बायोमोलिक्यूल से कोई एग्जाम पेपर है तो स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस कर लो, डायग्राम्स की प्रैक्टिस कर लो, सेल बायोलॉजी वालों की बात करूं। ठीक है, नॉन कोरेटा वाले फ्लो चार्ट्स की प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, लैंग्वेजेस वाले कोटेशंस देख लो अच्छी अच्छी। उसके अलावा अगर आपको किसी में अपने थॉट्स लिखने हैं, सो मेक श्योर, देखो अब देखो, उस जो टॉपिक मुझे दिया था फेमिनिज्म पे जो ऐसे लिखा था, उसमें नहीं पूछा था रीसेंट मूवमेंट्स क्या हुए, नहीं कुछ भी नहीं था। लेकिन फिर भी मैंने उसमें लिखा, क्योंकि उसमें लिखा था कॉम्प्रिहेंटेड, वो 12 मार्क्स का क्वेश्चन था। ठीक है, एंड उस जो एग्जाम था उसमें मेरे मार्क्स जितना मुझे एक्सपेक्ट था उससे बेटर आए थे, उससे अच्छे नंबर आए थे, जस्ट बिकॉज की। एंड ये जो देखो, फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने ऐसा कुछ भी कोटेशंस कुछ नहीं डाली, लेकिन मैंने सेकंड सेमेस्टर में ये सब किया, और मेरे सेकंड सेमेस्टर के मार्क्स फर्स्ट सेमेस्टर से बेटर आए थे। क्यों? क्योंकि मैंने ये चीज़ें ऐड करी थी, मैंने कोटेशंस ऐड करी थी, मैंने कुछ मूवमेंट्स ऐड करी थी, मैंने डेट्स ऐड करी थी कि ये डेट को ये हुआ था। ठीक है, एंड स्पेशली इन्वायरमेंटल साइंस की बात करूँ, ईवीएस इज ऑल अबाउट आप क्या सोचते हो। ठीक है, इन्वायरमेंटल साइंस में क्या क्वेश्चंस आते हैं सबको पता है, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, एयर पोल्यूशन को कैसे कम कर सकते हैं। ठीक है, ये बात है। तो आपने ईवीएस का एग्जाम की बात अगर मैं करूँ तो उसमें आप रीसेंट जो लॉज इम्प्लीमेंट हुए हैं, रीसेंट जो लोग कर रहे हैं उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, उन सब के बारे में अगर आप लिखोगे तो आपको एग्जाम में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आप मुझे प्लीज़ बताना वीडियो कैसी लगी, एंड वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। कुछ भी अगर आपको इसमें से कुछ लगता है कि कोई ऐसी गलती जो मैं भूल गई हूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। एंड येस, वन मोर थिंग, वी कैन कंडक्ट अ लाइव, जिसमें आई कैन, मतलब मैं ट्राई करूंगी कि मैं आपके जितने भी ड्यू के सवाल हैं उसका आंसर दे पाऊँ। सो आप मुझे टाइमिंग बता देना कमेंट सेक्शन में। ठीक है, एंड देन आई विल इन्फॉर्म यू इन द टेलीग्राम चैनल। टिल देन टेक केयर, थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।